नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था, आए दिन हो रही डकैती और हत्या को लेकर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा, इसके लिए मुख्य रूप से बिहार में लागू शराबबंदी है। शराबबंदी बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली का कारण बन गया है। सुनिए इस पर प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। या जो आपराधिक घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, उसको गहराई से समझिए। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो इकबाल होता है वो खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का या जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनका डर खत्म हो गया है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल नीतिगत मामला है, अगर आप आंकड़ों में देखिएगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है 2017 से। उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है शराबबंदी से। जब से शराबबंदी यहां लागू हुई है, नीतीश कुमार वही है, व्यवस्था वही है, पुलिस वही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि उसी पुलिस प्रशासन पर जिसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसी पर शराबबंदी लागू कराने, उसको चलाने, छिपाने, कमाने का इतना बड़ा बोझ आ गया है कि पूरा टाइम तो वो शराबबंदी और बालू माफिया से उलझने में लगा हुआ है। रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का काम करता नहीं है। और ये मेरे वक्तव्य नहीं है, इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना सोचे समझे शराबबंदी जैसे कानून बनाने से लॉ एंड ऑर्डर और लीगल पूरा सिस्टम उससे चोक हो गया है। तो आप आंकड़ों में जाकर देख लीजिए, जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या नीतीश और भाजपा की सरकार रही हो, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिगड़ता ही जाएगा। थाने में 10 आदमी है, 10 में 6 आदमी तो खाली शराबबंदी में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर देख कहां रहा है? उसको तो ये देखना है कि कितना शराब पकड़े, कितना से पैसा लें, कितना को छोड़ें, कितना दिखाएं, सर कोई किस बालू के ट्रक को पास कराएं। आप पटना के चारों ओर देख लीजिए, सारा रोड जाम है। क्यों? बालू माफिया यहाँ पर बालू से ट्रक बालू से ढो रहा। तो रात भर थानेदार और जो पुलिस वाला है वो तो बालू से पैसा कमाने वसूलने में लगा हुआ है। उसको कहाँ इस बात की चिंता है कि लूट कहाँ हो रहा है और कहाँ पर डकैती हो रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मैं पहले से कह रहा हूँ, शारीरिक और मानसिक तौर पर शिथिल हो गए हैं। अब शारीरिक तौर पर थक गए हैं। प्रशासन की कोई चिंता है नहीं, कोई उनकी भागीदारी है नहीं, तो प्रशासनिक कार्यों में दिखेगा ही दिखेगा। जब आपके मुख्यमंत्री, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको बातें याद नहीं रह रही हैं, उनको जिला का नाम नहीं याद है, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होगा ही होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2020 के अनुसार भूमि और संपत्ति विवाद पर दंगे में बिहार देश में अव्वल है। हत्या में दूसरे स्थान पे, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में बिहार देश में पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पे है। डकैती के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पे है। दुष्कर्म के मामले में बिहार का स्थान 13वां है। विडंबना है कि जिन पुलिसकर्मी पर कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी है, वह गैर पुलिसिंग के काम में लगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 1 लाख की आबादी पे 222 पुलिस होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय अनुपात 1 लाख की आबादी पर 143 सिपाही है। जबकि बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 70 पुलिसकर्मी है, यानी 1571 लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 जवान है। यहाँ कुल 70,000 पुलिसकर्मी है। बिहार में पुलिस पब्लिक का राष्ट्रीय औसत से 50% कम है, जबकि यहाँ 3600 VIP की सुरक्षा के लिए 13,000 जवान तैनात है, जिस पर सरकार 14,195 करोड़ रुपए खर्च कर। इन VIP या खास लोगों की सुरक्षा के मामले में पुलिस कर्मियों की यह भारी कमी कोई मायने नहीं रखती है। सुरक्षा पाने वाले VIP में मंत्री, विधायक, विधान पार्षद से लेकर नौकरशाह तक शामिल है। अब जनता की सुरक्षा की कीमत पर यह कितना जायज है? बिहार में VIP सुरक्षा सहित कुल गैर पुलिसिंग के मामले में 39% पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार और अपराध का चोली दामन का संबंध है। बिहार में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लिया है। जाहिर सी बात है, पुलिस भी समाज के ही अंग है। ऐसे में किसी भी सामाजिक बुराई का इन पर भी असर होना लाजमी है, जिसके कारण होता यह है कि भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध में पुलिस की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है और अपराध रोकने के लिए बनाए गए कानून इस परिस्थिति में अपराधी को संरक्षण देने का काम करती है। रही कसर न्यायालय की बोझिल व्यवस्था की, जिसमें कहीं ना कहीं अपराधी को लगता है कि न्याय मिलने में देर होगी,
जो उसके मनोबल को बढ़ाता है। यह स्पष्ट हो गया है कि अपराध पर नियंत्रण दंड की कठोरता से नहीं बल्कि दंड की सुनिश्चितता और जल्द न्याय मिलने से होता है। यदि अपराधी को यह मालूम हो कि किए गए अपराध का दंड निश्चित और जल्द मिलेगा तो अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ऐसा नहीं है कि अपराधी को दंड का ज्ञान नहीं होता, बावजूद इसके उक्त परिस्थिति के कारण अपराध करते हैं। उसमें भी बिहार जैसे राज्य में जहां 1/4 न्यायाधीश के पद खाली हैं, वहीं देश में सबसे अधिक केस पुलिस द्वारा अपना काम ना पूरा कर पाने के कारण लंबित है। अंत में बात आती है हमारे नीति निर्माता यानी माननीयों की। तो चुनाव सुधार को लेकर काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के अनुसार बिहार के 66% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। बिहार में 243 में से करीब 160 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 123 विधायकों के खिलाफ संगीन अपराधों के आरोप हैं। 19 विधायकों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले दर्ज हैं। 31 विधायकों पर आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। जब विधानसभा के अंदर ऐसे हालात होंगे तो बिहार बाहर क्या हाल होगा? कौन लगाएगा अपराध पर नियंत्रण? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कहते हैं कि दागी छवि वाले तर्क गढ़ते हैं कि कानून जब तक दोष साबित न हो जाए वो निर्दोष है। मैं इसका जवाब एक अन्य सवाल से देता हूँ। एनसीआरबी 2019 के अनुसार भारत में जेलों में 4,78,600 कैदी बंद हैं, जिसमें 2,71,000 के करीब विचाराधीन कैदी है। अदालत में उन पर मामले चल रहे हैं और वे अभी तक दोषी साबित नहीं हुए हैं, यानी निर्दोष हैं। लेकिन ऐसे निर्दोष लोगों के कई मूल अधिकार छीन गया है, जैसे कोई जीविकोपार्जन या व्यवसाय करने की आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार। उनको तो मत देने का अधिकार भी नहीं होता। जब कानूनी दायरे में इन 2,71,000 कैदियों विचाराधीन कैदियों के कई अधिकार छीन गए हैं, तब दागी छवि वाले उम्मीदवारों को कुछ दिनों तक चुनाव लड़ने से रोक देने में भला क्या दिक्कत है? वैसे भी चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर हम माननीयों को कथित निर्दोष होने के आधार पर चुनाव लड़ने की छूट दे सकते हैं तो इस तर्क पर विचाराधीन कैदियों को रिहा क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा सवाल है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल बिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे? जवाब आप भी जानते हैं। वहीं लालू प्रसाद को ईडी द्वारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब ईडी ने लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। कोई पहली बार तो समन किया नहीं गया है। अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तो जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, वो पर लागू होगा। लालू जी पर ये आज से थोड़ी नहीं चल रहा है, 1990 से चल रहा है। रोज नया नया केस आता रहता है। अब क्या केस सही है गलत है वो तो सरकार की एजेंसियां ही बताएंगी, हम लोग तो नहीं बता सकते। हम लोग तो आप लोग के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि भाई आज ईडी ने केस कर दिया, आज सीबीआई ने कर दिया, कभी सम्मन मिल गया, कभी कोर्ट से बरी हो गए, कभी कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो दो बातें हैं, एक तो आप गलत कीजिएगा तो आपको सम्मन तो फेस करना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई राजनीतिक द्वेष से अगर उनको परेशान किया जा रहा है तो भी आपको समय के साथ दिख जाएगा। लेकिन जहां तक लालू जी के भ्रष्टाचार का मामला है, आरजेडी का, तो ये इसको तो कोर्ट्स ने जांच लिया, कन्विक्ट कर दिया। लालू जी जेल लालू जी को जाना पड़ा है, और सिर्फ किसी एक दल के शासनकाल में नहीं, अलग अलग दलों के शासनकाल में, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, लालू जी की खुद भी सरकार रही, अभी तो भाजपा वाले हैं। सभी सरकारों के रहने के बावजूद जो केस फ्रॉड स्कैम है वो तो चल ही रहा है। 25-30 साल हम लोग बच्चे थे तब से वो केस सुन ही रहे हैं। नहीं, ये दूसरा है, ये लैंड फॉर जॉब। अरे भाई, आप रोज कोई न कोई घोटाला कीजिएगा तो केस तो चलता ही न रहेगा। 20 मार्च को पटना के पाटलिपुत्रा स्टेडियम में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप उद्घाटन के समय राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह असहज दिखे। वह राष्ट्रगान के दौरान अटेंशन की मुद्रा में न रहकर बार बार लोगों का अभिवादन कर रहे थे। बगल में खड़े सचिव दीपक कुमार को डिस्टर्ब कर रहे थे। उनके इस वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा है। विपक्ष ने इसे नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान का अपमान बताया और इसके लिए सजा की मांग की है।
लेकिन यदि आप गौर से देखिए तो यह पूरी तरह स्वास्थ्य का मामला लगता है। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं?